हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी विज्ञान विषय से संबंधित आप लोगों के क्लास 7 का चौथा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप लोग जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखा करें, ठीक है। पूरा देखने से आप लोगों को जो है पूरा बेसिक चैप्टर क्या कहना चाहता है, उसका क्या मोरल है, वो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में फिट बैठ सके, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी 6 क्लास के जितने भी चैप्टर थे वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। 7th क्लास के 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हैं, ये चौथा चैप्टर होने वाला है अपलोड, ठीक है। और आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो एनसीईआरटी है ये आपके रीट एग्ज़ाम में काम आएगी और साथ में ही टीचर से संबंधित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीटेट, इन सभी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं चौथा चैप्टर, अम्ल, क्षारक और लवण। और अम्ल, क्षारक और जो लवण की बात कर रहे हैं वो आप लोग दैनिक जीवन में भी डेली यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब आराम से सावधानी से इसको पढ़ेंगे। चलिए, अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक और शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल जैसा मैंने कहा था आप लोगों को कि दैनिक जीवन में जो भी चीज़ अपन यूज करते हैं उसी से संबंधित ये चैप्टर है और आप लोगों को समझ में भी आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। नींबू आपने देखा है, इमली देखी है, नमक देखा है, शक्कर और सिरके से संबंधित आपको सभी को थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो है। और इनका स्वाद भी आप लोगों को पता है, कोई खट्टा लगता है, कोई मीठा लगता है, कोई कैसा लगता है ना। सभी का आइडिया आपको थोड़ा थोड़ा है। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? बिल्कुल नहीं होता। नींबू का अलग है, इमली का अलग है, नमक का अलग है, शक्कर का अलग है, समझ रहे हो। आइए हम सारणी 4.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 4.1 में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे इतने सारे व्यंजन इन्होंने दे दिए, इतने सारे वो पदार्थ दे दिए। अब इनके बारे में स्वाद आप लोगों को घर पर बैठकर जो चीज़ लिखी हुई है उसका स्वाद चख के यहाँ पर लिखते रहो कि इसका मीठा है, इसका खट्टा है, इसका कैसा है। ये आपके लिए काम है, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक चेतावनी पिंक पिंक बॉक्स में आई है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए, ठीक है ना। इसके बाद देखो, किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श भी नहीं करना है जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। ये दो बातें आपके फिट दिमाग में बैठ गई होगी। अब चलिए, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है और कुछ का कड़वा होता है, कुछ का मीठा होता है, कुछ का नमकीन होता है। यानी कि कुछ पदार्थ तो खट्टे हैं, कुछ कड़वे हैं, कुछ मीठे हैं और कुछ नमकीन टाइप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बूजो नाम का व्यक्ति और साथ में ही पहेली नाम की जो महिला है या बॉयज़ गर्ल्स है, वो कह रहा है, बूजो, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो यहाँ पर जो पहेली है वो कह रही है, नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमने अज्ञात पदार्थों को नहीं छूना है, नहीं चखना है, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अम्ल और क्षारक की। बहुत अच्छे से आप लोग समझना, बहुत आराम से आप लोगों को सब चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। देखो, दही आपने देखा है, नींबू का रस भी देखा होगा, संतरे का रस भी देखा होगा और सिरके का स्वाद भी आपने चख लिया होगा। तो ये सभी क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, स्वाद में ये खट्टे होते हैं। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है? अम्ल, एसिड मिलता है। जब भी आप संतरे के बारे में पढ़ेंगे, नींबू के बारे में पढ़ेंगे, तो इनों में, दही के बारे में पढ़ेंगे तो इनों में खट्टापन एसिड की वजह से आता है, समझ रहे हो। तो वो एसिड क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है ना। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? लैटिन शब्द है एसियर, उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। समझ गए आप लोग? एसियर नामक जो लैटिन शब्द है उससे एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है और उसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है ना। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खाने का सोडा आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि आपकी जो किचन है उसमें एक वाइट कलर का नमक की तरह का बारीक सा पिसा हुआ खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा होता है।
कैसा होता है, क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है, यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है। अब वो खट्टा नहीं होता है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई भी अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। समझ गए? इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। ठीक, इतना सब कुछ समझ में आपके आ गया होगा। नॉर्मल सा फंडा था। चलिए अब आगे बात करते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई भी पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है। अम्लीय मतलब खट्टे, क्षारीय मतलब कि कड़वे। इनका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक होते हैं। क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम एक तरफ लिखा हुआ है और किस में पाया जाता है वो लिखा हुआ है। एसिटिक अम्ल आपके सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा देख लेना। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू कुल के जितने भी पौधे हैं सिट्रस से संबंधित, जैसे संतरा, नींबू, किन्नू, ये सभी में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। बहुत सारी बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देख लेना। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, आंवला, सिट्रस जो खट्टे फल है उनमें पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ऊपर बताए गए सभी अम्ल क्या है? प्रकृति में पाए जाते हैं। इन्हें अलग से डेवलप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये प्रकृति में आप लोगों को मिल जाएंगे पेड़ पौधों के थ्रू। क्षारक का नाम किस में पाया जाता है? देखो, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड ये चूने के पानी में पाया जाता है। बहुत सारी बार आप लोग देखते होंगे जब आपके मकान में पुताई वुताई होती है, पहले होती थी, अब होती थी, तो चूने का पानी एक मटके में बनाया जाता था, ठीक है ना। तो उसका जो कट्टा आता था या जो उसका जो पैकिंग जो आती थी उस पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ रहता था। पूरी डिटेल लिखी रहती थी, आपने पढ़ी हो तो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है खिड़की के कांच आपने देखे होंगे आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक का उपयोग जो होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो कि आप लोगों के आजकल स्प्रे टाइप में आती है, पता हो तो ब्लू कलर में उसका कलर रहता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है वो। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपके साबुन बनाने में काम में आती है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि दूध या मैग्नीशियम यानी कि इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम आगे। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक होता है, ठीक है ना। लिटमस होता है एक प्राकृतिक रंजक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक जो है लिटमस ही होता है। इसे लाइकेनो यानी कि सेक से निष्कर्षित किया जाता है। चित्र 4.1a में दिखा देंगे आपको। आंसू जल में इसका रंग जो है मौव यानी कि नील शोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल रंग का हो जाता है। अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो यह लाल रंग का हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को एक ट्रिक होती है अनिल नाम की। अ मतलब होता है अम्ल, नी मतलब होता है नीला और ल मतलब होता है लाल। अनिल शब्द में अम्ल जो है नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। सेम इसका उल्टा क्षार में हो जाता है लाल से नीला, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? लाल हो जाता है, नीले से ये लाल हो जाता है, ठीक। इसको कहा भी गया है नीलशोण। जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। अनिल का समझ गए होंगे ना आप लोग। अ से तो मिल गया अम्ल, नी से मिल गया नीला। नीले को जो लाल में बदल दे उसको तो कहेंगे अम्ल, जो लाल को नीले में बदल दे उसको कहेंगे क्षार। समझ गए होंगे। क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में होता है अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। कागज की पत्ती के टाइप में होता है, व्हाइट कलर का भी होता है ना, व्हाइट का ही होता है, बारीक सा होता है। तो वो लिटमस होता है, छानने के काम आता है। किसी भी चीज़ को छानने के
थ्रू इसका ऐसा का यूज होता है। सामान्यतः लाल रंग और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। यानी कि आप लोगों को जो वाइट छोड़ो, अगर रेड कलर का है तो उसको नीले में बदलने में काम आता है, और नीले कलर वाला है तो उसको रेड में बदलने में काम आता है। इस प्रकार से लिटमस पत्र वाइट, रेड और बहुत सारे टाइप के रहते हैं, पर आपके जो यूज होते हैं वो लाल और नीले वाले, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को अम्ल और क्षार का पता चल जाए। समझ गए आप लोग बात को। यहाँ पर 4.1 जो आपका 4.1 ए वाला था वो ये है डायग्राम, और बी वाला है जो ये है लाल और नीला लिटमस पत्र, इस टाइप से आते हैं। समझ गए। चलिए क्रियाकलाप 4.1 देखिएगा। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरी या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाना है। ड्रॉपर की सहायता से उपलब्ध विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर आप लोगों को डाल देना है। ऐसे देखो यहाँ पर डाल दिया है ना, ये ऐसे बच्चों ने डाल दिया। लिटमस परीक्षण करते हुए बच्चे, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इस परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ भी आपको दोहराना है। नोट कीजिए क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ आपको दोहराना है। नलके का पानी, ठीक है, अपमार्जक डिटर्जेंट का जो घोल है, वातित पेय पदार्थ है, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, है ना, और धावन सोडे का यानी कि धोने कपड़े धोने का जो विलयन है वो, चूने का पानी, यदि संभव हो तो विलयन आंसू जल में बनाएं। ठीक है ना, इतना कुछ। अब देखो यहाँ पर चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलना है। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर तक रखा रहने देना है। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निखार कर यह द्रवीय चूने का पानी हो गया। समझ गए आप? क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के आपको नाम बताने हैं। ऐसे विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र के प्रति रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं या उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, कोई मतलब नहीं है, लाल है तो लाल है, नीला तो नीला है, कोई क्रिया नहीं करते हैं, कोई चेंज उनमें नहीं होगा, तो वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होंगे और न ही क्षारीय होंगे। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 4.2, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। शाही सोख्ता यानी कि ब्लास्टिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार सारणी 4.3 में भी आप जो देखेंगे कि वो जो छेद मतलब जो आपने हल्दी लगाई है वहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा, हटेगा नहीं, कलर चेंज होगा। विलयनों का परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.3 में भी नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे परीक्षण विलयन दे दिए हैं, इनके ट्राई करते रहना आप। हल्दी के विलयन के साथ इनका क्या प्रभाव रहता है वो सारे आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फावे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। ये देखो ऐसे, है ना। अब बूझो कह रहा है कि अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन क्या करती है, विलयन क्षारीय होता है साबुन का। समझ गए आप? चलो, सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। क्रियाकलाप 4.3, गुड़हल आपने सभी ने देखा होगा, अच्छा खासा उसका फूल आता है। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इनमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए और मिश्रण को कुछ समय तक रखना है, जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 4.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में आपको मिला लेनी है। ये देखो इनमें मिलानी है, और यहाँ पर जो पहले कलर जो आता है वो देखना है, और फिर बाद में जो कलर आता है वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, आराम से आप लोग कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त टाइम है। सूचक का अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी कि मोजेंटा, आप लोगों ने देखा होगा मोजेंटा बहुत सारी होटलों में, और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। ठीक है, चलो। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के लिए सोडे के ठोस कण रखता हूं तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते हैं। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण आपको करना है। देखिएगा, अम्ल है, सूचक है और यहाँ पर क्षार है।
3 परख नली दे रखी है, साथ में आपको गुड़हल का फूल दे रखा है। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनमें अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कीजिएगा। पहले आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है कि कॉफी का रंग भूरा है और स्वाद है कड़वा, अम्ल है या क्षार है। प्रश्न बड़ा ही दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण हो ना ज्ञान। अब यहाँ क्रियाकलाप 4.4 देखो। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूने का पानी आपने पढ़ा था अभी। इसमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। सारणी दे रखी है जिसमें आप लोगों को HCl, H2SO4, जो भी यहाँ पर सूत्र थे, जो भी फॉर्मूले थे यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, इनसे आप लोगों को क्रिया करानी है और जो इफेक्ट लिटमस पर आ रहा है वो बताना है, हल्दी पे पत्र पर आ रहा है वो बताना है, और गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव क्या रह रहा है वो भी आपको लिखना है। चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक मतलब होता है कि जंग लगना, है ना, किसी चीज पर उसी का कलर चढ़ जाना, उसको कहते हैं संक्षारक, जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और इसे हानि पहुंचाते हैं। अब बात करेंगे उदासीनीकरण का। देखिएगा भाई, हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक प्रयोग नहीं किया है। इसे कहते हैं फेनोप्थलीन। क्या कहते हैं? फेनोप्थलीन। ठीक है, जो कि आपको लेबोरेटरी में देखने को मिल जाएगा। क्रियाकलाप 4.5, यहाँ क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया गया है, यानी कि यह शिक्षक द्वारा किया गया है, आपको अपनी हिसाब से नहीं करना है, शिक्षक की निगरानी में होगा। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा इसका रंग नोट कीजिए। फिनोप्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिला लेने हैं। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर 2-3 बूंद यहाँ पर अम्ल में मिला लिए गए हैं। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। देखो, दिख रहा है आपको? फिर आपको करना है कि अब इसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलानी है। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पूरा रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोप्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो रंगहीन हो जाता है। समझ गए? जैसे क्षार मिला दिया, उसका कलर गुलाबी हो गया, अम्ल मिला दिया तो वापिस उसकी वाइट रंगहीन हो जाता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? उदासीन। क्योंकि एक मुक्का आप देंगे, एक मुक्का दूसरा देंगे, दोनों चुपचाप बैठ जाएंगे। वही वाली हालत यहाँ पर हो गई है। ठीक है ना, अम्ल और क्षार दोनों मिलाकर उदासीन प्रकृति के हो जाते हैं। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय रहती है। दूसरे शब्दों में अम्ल और क्षार दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। उदासीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बन जाता है जिसे कहते हैं लवण। ठीक है, नमक देखा है आपने, उसमें Na और Cl के जो दोनों गुण हैं वो मिलकर लवण बन जाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना डेफिनेशन, परिभाषा। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। अब देखो, यहाँ पर वर्षा जल की थोड़ी सी बात की गई है, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं?
क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। यानी कि वर्षा के जल में अगर अम्ल की मात्रा है तो वो अम्ल वर्षा है। वर्षा जल में अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा बहुनों ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अब देखो ध्यान से सुनना, अम्ल वर्षा के बारे में यहाँ पर बात हुई। अम्ल वर्षा क्या होती है? ऊपर से कोई बरसात आती है, बीच में आप लोगों के जो है वायु मिलती है। वायु मिलती है तो वायु में बहुत सारी बार आपने देखा होगा बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें मिल जाएगी। तो वो मिल के बरसात के पानी को क्या कर देती है? अम्लीय कर देती है। तो वो हो गई अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा के कारण ही आप लोग देखते होंगे अच्छा खासा कलर आपने किया मकान के, ठीक है, और बारिश के दौरान उस पर ब्लैक कलर की पपड़ी आ गई, ग्रीन कलर की पपड़ी आ जाती है। तो ग्रीन कलर की तो शैवाल के कारण होती है, कवक के कारण होती है, फंजाई के कारण हो जाती है। पर जो वो पपड़ी आती है वो अम्लीय वर्षा यानी कि अम्ल की उस पर बौछार हो जाने के कारण वो है खराब हो जाता है कलर, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए खतरनाक है, जंतुओं के लिए भी, पौधों के लिए भी और ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं, उष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्लस उष्मा यहाँ पर रिलीज होती है। HCl में से तो Cl आएगा और इधर NaOH में से Na आएगा। यहाँ का NaOH का OH और HCl का H निकल जाएगा जल के रूप में, समझ गए आप लोग। और उष्मा यहाँ पर हीटिंग वापस चल जाती है। भूजों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। दैनिक जीवन में उदासीकरण के उदाहरण आपको पढ़ देते हैं। अपाचन, ठीक है ना। हमारे अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और बहुत सारी बार जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है आपके, तो उसको दबाने के लिए आपको क्षार दिया जाता है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा आपको दिया जाता है ताकि उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, समझ गए ना आप लोग। चलो, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। लेकिन ये ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत भी कर देता है ना। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है, आप लोगों को कब्ज हो जाती है, अपच हो जाती है। वो इसी कारण होती है कि अम्ल की मात्रा आपके अमाशय में क्या है, बढ़ गई है। अब उसे दबाने के लिए क्या करोगे आप, इनो लोगे या फिर बेकिंग सोडा लोगे, ऐसी चीज़ लोगे जो क्षारीय हो, है ना, कड़वी हो थोड़ी। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब बात करेंगे चींटी के डंक की। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलियन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होते हैं। इतना बात आपके समझ में आ गई होगी। चींटी खा जाए तो वहाँ पर क्या डाल दो, कैलेमाइन विलियन मलकर डाल दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वहाँ पर डाल दो, सोडा, ठीक है। तो वो जो आपके चर्म लग रहा है, जलन हो रही है, वो मिट जाती है। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय है अथवा अत्यधिक क्षारीय है तो पादपों पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे सारकों से उपचारित किया जाता है। भुजा हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। भुजा हुआ चूना जो है, बिना भुजा हुआ चूना होगा कैल्शियम ऑक्साइड और भुजा हुआ चूना यहाँ पर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उनकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब बात करेंगे कारखानों का कूड़ा कचरा अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों और नदियों में बहने दिया जाए या विसर्जित किया जाए
तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल क्या कर देंगे, नष्ट कर देते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। इसमें जो काम में लिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द थे वो है अम्ल, क्षारक, सूचक, उदासीन विलयन और उदासीनीकरण और लवण। ठीक है, सब अपन ने क्लियर कर लिए। अब इसमें चैप्टर में आपने क्या सीखा, बात करते हैं। अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे, क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे, इनका स्पर्श कैसा होता है, साबुन के जैसा। समझ गए। अब देखो अम्ल नीले, अम्ल जो है अनिल, याद रखो अनिल किसी का नाम है। अ मतलब अम्ल नीले से लाल में चेंज कर देता है और क्षार जस्ट उल्टा है, लाल को नीले लिटमस में चेंज कर देता है। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है वो उदासीन होते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं वो कहलाते हैं सूचक। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है ना। अम्ल वर्षा के बारे में भी आपने जाना, अम्ल के, क्षारक के, लवण के बारे में सब कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। डबल से आप लोग वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग एनसीईआरटी जो है साइंस स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट है, रीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीटेट वगैरह बहुत सारे एग्जाम आपके होते हैं जिनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है एनसीईआरटी। तो बिल्कुल अगर आप लोग कहीं से बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोग ये वीडियो आराम से कान में एयरफोन लगाओ, लीड लगाओ और शांति से स्पीड पर या धीरे धीरे जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से पूरा चैप्टर पढ़ लो, पूरा समझ लो। तो बहुत अच्छे से आपका जो है बेसिक कंप्लीट होगा, तो कंपटीशन आराम से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।